रिसेंटली हुए नेपाल यूथ प्रोटेस्ट, उससे पहले बांग्लादेश प्रोटेस्ट, म्यांमार में चल रही सिविल वॉर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहा बॉर्डर टेंशन, ये सभी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है और इनमें कुछ ना कुछ क्राइसिस चल रही है। तो आज हम एनालाइज करेंगे इनके पीछे के रीजंस। क्या ये सब कोइंसिडेंस है या फिर इनके पीछे सीआईए या फिर चाइना का हाथ है? तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे बॉर्डर क्लैश में। फिलहाल तो सिचुएशन कंट्रोल में है, पर एक टाइम पे सिचुएशन काफी एस्केलेट हो गई थी। पाकिस्तान की तरफ से काबुल पे मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक करे जा रहे थे और बॉर्डर पे अफगानिस्तान के ऊपर आर्टिलरी शेलिंग चल रही थी। अफगानिस्तान भी बॉर्डर पे लगातार फायरिंग कर रहा था और दोनों साइड्स काफी कैजुअलिटीज हुई हैं, सिविलियन एज वेल एज आर्मी पर्सनल्स। पाकिस्तान इस एस्केलेशन के रीजन दे रहा है कि तालिबान पाकिस्तान की टेरिटरी पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की कुछ बॉर्डर पोस्ट को भी कैप्चर किया है। सिमिलरली फुटेज अफगानिस्तान की तरफ से भी आई है, वो भी शो कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ बॉर्डर पोस्ट पाकिस्तान की कैप्चर कर ली है। हालांकि डिटेल्स अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम वही जानते हैं। जो लोकेशन पे क्या हो रहा है अभी किसी को नहीं पता। हालांकि पाकिस्तान के पास काफी मॉडर्न वेपन्स है कंपेयर टू अफगानिस्तान, जिसके पास बेयरली कोई वेपन्स है। वो अभी भी पिकअप ट्रक्स ही यूज करते हैं। उनके पास थोड़ी बहुत हमवीज जो अमेरिका छोड़ के गई थी, उनके पास वही एकेज हैं और कुछ मशीन गन्स हैं। एयर डिफेंस उनके पास ना के बराबर है। उनके पास टैंक्स नहीं है, उनके पास आर्टिलरी भी नहीं है। तो अगर मिलिट्री वाइज देखें तो पाकिस्तान काफी ज्यादा एडवांटेज में है। उनके पास काफी ज्यादा मिलिट्री पर्सनल्स भी हैं और वेपन्स भी उनके काफी अच्छे कैलिबर के हैं। बट अफगानिस्तान अपने गोरिल्ला वारफेयर के लिए जाना जाता है। सो वो गोरिल्ला अटैक्स कर करके काफी सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने मारा है इसी तरीके से। बाकी कैजुअलिटीज बोथ साइड्स हैं। पाकिस्तान ने भी काफी सफर करी हैं और अफगानिस्तान ने भी काफी सफर करी हैं, बट एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं मालूम। पाकिस्तान इस अटैक के लिए इंडिया को इनडायरेक्टली ब्लेम करता है। पाकिस्तान ब्लेम करता है इंडिया को फॉर फंडिंग अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को ड्रोन्स और अफगानिस्तान को वेपन देने की, और कहता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी को भी फंड कर रहा है इंडिया, जो बलूचिस्तान में अभी एक्टिव है और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हथियार उठा रखे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अभी गोरिल्ला स्टाइल अटैक कर रही है पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर। 3,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी है पाकिस्तानी आर्मी में फ्रॉम इंटरनल अटैक्स, जब से आजिम मुनीर ने कमांड ली है पाकिस्तानी फौज की। पाकिस्तान की हालत कुछ अच्छी नहीं है फिलहाल। एक्सटर्नल अटैक्स हैं उनके ऊपर, इंटरनल थ्रेट्स हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है पाकिस्तान में, जो हर टाइम चलता रहता है। आई मीन व्हेन वाज द लास्ट टाइम पाकिस्तानी इकोनॉमी शोड एनी साइंस ऑफ ग्रोथ? काफी सालों से वो नेगेटिव ही जा रहा है, ग्रोथ ना के बराबर है। पाकिस्तानी आर्मी अभी कंप्लीटली डिपेंडेंट है लोन्स के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक देता है, या फिर सऊदी अरेबिया जो उन्हें लोन्स देता रहता है। सिमिलरली चाइना पे भी वो डिपेंडेंट है कि उन्हें उनसे कोई लोन ही मिल जाए। और अगर अफगानिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो वो भी नॉन एग्जिस्टेंट ही है। अभी पर कैपिटा उनकी थी 417 यूएस डॉलर, जो 2024 में थी, जो एशिया में सबसे कम है। फॉर रेफरेंस, $1,700 हैं पर कैपिटा जीडीपी फॉर पाकिस्तान, और $2,800 है इंडिया की। आप देख ही सकते हैं कितनी कंपैरेटिवली लो है अफगानिस्तान की इकोनॉमी कंपेयर टू इंडिया और पाकिस्तान। ओवरऑल हम ये कह नहीं सकते कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फाइट में एक्सटर्नल फोर्सेस का इतना हाथ है। ये ज्यादातर इंटरनल रीजंस की वजह से ही हो रही है। बॉर्डर का डिस्प्यूट है इनका। पश्तून जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तान में भी रहते हैं और अफगानिस्तान में भी रहते हैं। उनके ऊपर मेजर ये डिस्प्यूट है। तो हम यूँ नहीं कह सकते कि इसमें एक्सटर्नल रीजंस है या वेस्टर्न पावर्स हैं जो ये क्लैश करवा रही हैं। और ये अभी खत्म नहीं होगा, ये सालों साल पहले भी चलता आया है और अभी भी चलता रहेगा। ऑन द अदर हैंड वी हैव नेपाल एंड बांग्लादेश, जो टिपिकली काफी स्टेबल रहते हैं। यहाँ आपको कोई टेररिस्ट अटैक या फिर कोई बहुत बड़ा पब्लिक प्रोटेस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट लास्ट ईयर जुलाई में हमने देखा दुनिया का सबसे पहला जेन जी रेवोल्यूशन बांग्लादेश के अंदर। जिन्हें नहीं पता जेन जी क्या होता है, बेसिकली ये कवर करता है ऑल द पीपल बोर्न बिटवीन 1997 और 2012 के बीच में। ये दुनिया का सबसे पहला जेन जी रेवोल्यूशन बना। द मेन रीजन फॉर दिस रेवोल्यूशन वाज अगेंस्ट द कोटा गिवन टू द चिल्ड्रंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो ये कोटा 2018 में मास प्रोटेस्ट के बाद हटा दिया गया था, पर 2021 में 7 लोगों ने पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट के अंदर, और इस पिटीशन का डिसीजन आया 5 जुलाई 2024 को।
सो इसमें ये कोटा वापस इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इससे फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई। पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को क्वैश करने की कोशिश की बाय फोर्स। पुलिस ने फायरिंग की और कुछ स्टूडेंट्स की इसमें डेथ हो गई। इसके बाद ये प्रोटेस्ट अनकंट्रोलेबल हो गया। प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ गया और उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया भाग आई। इसके बाद मोहम्मद यूनिस चीफ एडवाइजर बन के बैठ गए बांग्लादेश में, जो बहुत फेमसली एंटी इंडिया है। इस प्रोटेस्ट को हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, पर अभी भी बांग्लादेश में नए प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस नहीं हुए हैं। आप कह सकते हैं मोहम्मद यूनिस पावर ग्रैब करना चाहते हैं। जब तक यूनिस कंट्रोल में रहेंगे, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस खराब ही होंगे, क्योंकि यूनिस काफी बार इंडिया के खिलाफ बोल चुके हैं और इसमें ग्रेटर बांग्लादेश वाला ड्रामा भी इंक्लूडेड है, जिसमें वो पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे नॉर्थ ईस्ट के रीजन और बंगाल को अपने मैप में दिखाते हैं और उसको एज ए ग्रेटर बांग्लादेश पोर्ट्रे करते हैं। पर हम ये भी नहीं कह सकते कि इस प्रोटेस्ट के पीछे एक्सटर्नल पावर्स का हाथ है, क्योंकि ये टॉपिक काफी कंट्रोवर्शियल रहा है बांग्लादेश में काफी टाइम से और इसके ऊपर पहले भी प्रोटेस्ट हो चुकी है। बट गवर्नमेंट क्रैकडाउन की वजह से ये प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सिमिलर केस नेपाल के साथ भी है। जब लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और जो पॉलिटिशियंस के बच्चे टैक्स पेयर्स के पैसों पे मौज काट रहे थे उनके खिलाफ खड़े हुए, तो गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया। फिर तो प्रोटेस्ट और भड़क गया और जो नेपाली यूथ ने नेपाली सरकार के साथ किया ना, वो आज तक किसी भी यूथ ने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं किया होगा। नेपाल सरकार के मिनिस्टर्स को भगा-भगा के मारा गया रोड के ऊपर, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जला दी गई, आगजनी हुई काफ़ी सारी और पार्लियामेंट तक को भी जला दिया गया यूथ के द्वारा। पर इन दोनों केसों में एक बात अच्छी रही कि आर्मी ने पावर ग्रैब करने की कोशिश नहीं की, वरना नेपाल और बांग्लादेश का फ्यूचर भी पाकिस्तान और म्यांमार जैसा हो जाता। सो क्या ये प्रोटेस्ट के पीछे वेस्टर्न पावर्स का या चाइना का हाथ है? सो मोस्ट लाइकली नहीं, क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में थी जो ऑलरेडी चाइना के क्लोज है। तो चाइना उनके खिलाफ क्यों ही जाएगा? और बात करें वेस्टर्न पावर्स की, सो वो भी मुश्किल है, क्योंकि नेपाल की सिग्निफिकेंस ग्लोबल स्टेज पे ज्यादा नहीं है और वो कुछ ज्यादा ट्रेड भी नहीं करता है वेस्ट के साथ। सिमिलर केस है बांग्लादेश का। उसमें वेस्ट को ज्यादा कोई है नहीं, उनका कोई मॉनेटरी स्टेक नहीं है उधर। यूजुअली जो वार्स अफ्रीका में होती है, वेस्ट उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, सिंपली बिकॉज उन्हें वहां से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। लाइक जो अभी हम साउथ सूडान में देख रहे हैं ओवर गोल्ड माइंस। ओवरऑल दुनिया एक रिसेशन की तरफ जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया में ही बढ़ रहा है। सो ऐसे प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइड ज्यादा हो रहे हैं। इंडोनेशिया में भी ऐसी प्रोटेस्ट आपको देखने को मिली थी। यूएसए की गवर्नमेंट शटडाउन है ओवर बजट डिस्प्यूट, सो वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सिमिलर केस इंडिया में भी है। आईटी सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में भी काफी तेजी से बढ़ रही है। सो आने वाले टाइम में ऐसे प्रोटेस्ट वर्ल्ड वाइड बढ़ने वाले हैं। अभी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स एआई की फील्ड में हो रही है, बाकी सभी टेक प्रोडक्ट्स को साइडलाइन कर दिया गया है। सो मार्केट में अभी काफी अनसर्टेनिटी है। किसी को भी नहीं है आइडिया कि आगे मार्केट्स किस तरफ शिफ्ट होंगी। इससे काफी देशों में अनस्टेबिलिटी आई है। इंडिया के पड़ोसी देश भी इससे इफेक्ट हुए हैं। पर इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे करप्शन और गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है, जैसे प्रोटेस्ट के ऊपर गोली चलवा देना। इन सभी बातों से प्रोटेस्ट और भी अनकंट्रोलेबल हो जाती है। लेकिन फिर लोग कहेंगे करप्शन तो इंडिया में भी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट राइज पर है, तो इंडिया में ऐसे प्रोटेस्ट क्यों नहीं होते? सो प्रोटेस्ट तो इंडिया में भी होते रहे हैं, लाइक फार्मर्स प्रोटेस्ट, एसएससी के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट, बट वो इतने वोलेंट नहीं होते। सरकार हर बार इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर ही लेती है। प्लस इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर कोई ऐसी प्रोटेस्ट वोलेंट हो जाती है तो कैजुअलिटी रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा और अगर सरकार गिर जाती है तो 150 करोड़ लोगों का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और पावर गलत हाथों में जा सकती है। बाकी सरकार पीसफुल प्रोटेस्ट को तो ऐसे भी कभी सीरियसली नहीं लेती है। लाइक लद्दाख में प्रोटेस्ट इतने टाइम से चल रहा था और मीडिया ने भी उस प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी कवरेज नहीं दी, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट वोलेंट हुई सरकार ने उसको दबा दिया। मीडिया ने भी अपना प्रोपेगेंडा चालू कर दिया प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। प्रोटेस्ट में शामिल कुछ लोगों ने बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दी। इसके बाद आर्मी इन्वॉल्व हुई और उन्हें प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलानी पड़ी। कुछ प्रोटेस्टर्स की इसमें मौत भी हो गई। बाकी कर्फ्यू लाइक सिचुएशन रही लद्दाख में कुछ दिन। हालांकि अभी सिचुएशन नॉर्मल है।
सो जो ऐसी प्रोटेस्ट नेपाल और बांग्लादेश में हुई, आप इंडिया में तो ऐसी प्रोटेस्ट को एक्सपेक्ट ना ही करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई, सो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे रेड लाइन रिपोर्ट चैनल को, और कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।